सभी मित्रों को नमस्कार। जो कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एलडीसी की एग्ज़ाम ली जा रही है, इसके अलावा अन्य जो एग्ज़ाम्स है जिनमें इंग्लिश का थोड़ा बहुत पार्टीशन है, तो आज से हम एक इंग्लिश के वीडियोज़ की सीरीज़ लेके आएंगे। प्रतिदिन मैं आपको एक टॉपिक या फिर कोई एक वीडियो मतलब इस सिलेबस से रिलेटेड प्रतिदिन एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा, प्लस उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और हम एक एक करके पूरा एलडीसी का जो सिलेबस है वो कवर करेंगे, ठीक है। जितना हो सके उतना मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूँगा, ठीक है। और मतलब जैसे 1 बाय 1 करके हम 1 या 1.5 महीने में ये एलडीसी का सारा सिलेबस कवर कर लेंगे। उसके बाद में हम वापस एक बार रिवीजन करेंगे जिसमें केवल और केवल क्वेश्चन आंसर हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट एलडीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, और जिनको ऐसे लगता है कि इंग्लिश में उनको थोड़ी दिक्कत है, तो वो ज़रूर हमारे चैनल को फॉलो करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये एलडीसी का सिलेबस है। इस सिलेबस में हम सबसे पहले शुरू करेंगे वो है यूज़ ऑफ आर्टिकल्स और डिटरमाइनर। आज के वीडियो में मैं केवल आर्टिकल्स लूँगा। आगे आने वाले वीडियो में हम डिटरमाइनर और अदर वीडियो जो भी है ग्रामर के सारे हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। बात करें प्रीवियस ईयर एलडीसी का जो पेपर हुआ था उसमें आर्टिकल के कितने क्वेश्चन आए थे, तो उस समय पेपर है वो 4 शिफ्ट में हुआ था। 2 पेपर लगे थे अगस्त महीने में और 2 पेपर लगे थे सितंबर महीने में। तो अगस्त महीने में पेपर में 2-2 क्वेश्चन आए थे, अगस्त में जो पेपर लगे थे, और सितंबर में जो पेपर लगे थे वहाँ एक एक क्वेश्चन आर्टिकल को देखने को मिला था। मतलब ये है कि आर्टिकल पे कम फोकस रहता है, छोटा टॉपिक है। उम्मीद ये है कि इस बार भी आर्टिकल के कम ही क्वेश्चन आएंगे। तो मैं सबसे पहले मैंने पिछले सालों के जो क्वेश्चन हैं वो इसमें लिए हैं, और उनके साथ साथ हम रूल भी पढ़ते जाएंगे। जो रूल बाद में बच जाएंगे उनको हम एक साथ ले लेंगे, ठीक है। इसमें मैं आपको बेसिक चीज़ें नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे पता है जो स्टूडेंट 10th में हम पढ़े हैं, स्कूल लाइफ में हम पढ़े हैं, और जो सीईटी पास करके आए हैं उसको बेसिक चीज़ें सारी पता है। हमारा मुख्य फोकस होगा कि समय की बचत करते हुए हम कम समय में अच्छा मैटर है वो पढ़ सकें। और मतलब फालतू की चीज़ें पढ़ने से बेटर है कि हम वो चीज़ें पढ़ें जो डायरेक्ट एग्ज़ाम के ओरिएंटेड होती है, ठीक है। तो मैं पिछले सालों के जो एग्ज़ाम हैं उनमें आए हुए क्वेश्चन हैं उनको ले रहा हूँ, और उनके साथ साथ हम रूल को भी देखते जाएंगे, ठीक है। बेसिक अगर आपको पढ़ना है तो आप मेरे को कमेंट में बता दीजिए, मैं अलग से प्रयास करूँगा कि आपको बेसिक से भी बताया जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में आया हुआ है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं कि द अमेजोन इन ब्राज़ील, ठीक है, ब्रैकेट है, और लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ अमेरिका, ठीक है। तो इसमें देखो जो लॉन्गेस्ट है ये एक सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आता है, ठीक है। और साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है। तो वैसे तो दिशाओं के नाम के पहले द आर्टिकल का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ अमेरिका इसके साथ जुड़ गया, इसलिए यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। इसके संदर्भ में जो रूल है वो भी मैंने ऐड किए हैं, एक बार वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है जो पहला क्वेश्चन है हमारा, उसका रूल है कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है, ये एक सुपरलेटिव डिग्री है और इसके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग वो द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जितने भी सुपरलेटिव डिग्री हैं उनके पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक बार हम वो फैक्ट ही देखेंगे जो क्वेश्चनों में है, इसके बाद में सारे रूल एक साथ हम ले लेंगे जो बच जाएंगे वो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि दिशाओं के नाम के पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के साथ द का प्रयोग होता है, लेकिन ठीक है इनके साथ किसी प्लेस का नाम जोड़ दिया जाता है, ठीक है। इनके साथ किसी प्लेस का नाम जोड़ दिया जाता है तो द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से जैसे नॉर्थन साउथन ईस्टर्न वेस्टर्न, द का प्रयोग इनमें भी द का प्रयोग है वो नहीं होगा, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा नॉर्थ अमेरिका, तो यहाँ द का प्रयोग है वो नहीं किया गया है, ठीक है। केवल अगर दिशा का नाम आए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो द का प्रयोग होगा। अगर दिशा के साथ किसी अदर चीज़ का नाम आ जाए तो वहाँ द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। बात करें हम इसके अलावा एक चीज़ और है कि जैसे कोई भी आइलैंड है, ठीक है, तो उसके पहले भी मतलब द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर वो प्लूरल में है, ठीक है। देखो कि द्वीप समूह के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, ठीक है। द्वीप समूह के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, जैसे द वेस्ट इंडीज, द आंडरनेंस,
और द ईस्ट इंडीज। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ये जो द्वीप समूह है और ये प्लूरल में होता है, मुख्य फोकस हमें प्लूरल पे करना है कि प्लूरल में होता है तो द का प्रयोग होता है, अदरवाइज कोई आर्टिकल का प्रयोग है वो नहीं होता है। ठीक है, जैसे इधर इधर दे रखा है, जैसे सुमात्रा है, जावा है, सिसली है, ये द्वीप है, एक वचन रूप में है, तो यहाँ द का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, बाकी अगर कोई भी चीज़ है, द का प्रयोग हमेशा वहाँ होता है जहाँ मतलब प्लूरल में चीज़ें होती है। ठीक है, और वो अपने आप में एक होती है लेकिन फिर भी वो प्लूरल में होती है। जैसे वेस्ट इंडीज़ है, ये एक वैसे द्वीपों का समूह है लेकिन अपने आप में एक है, लेकिन हमें इसका सेंस प्लूरल में मिल रहा है, मतलब बहुवचन में इसका मिल रहा है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। साउथ है यहाँ पे, तो साउथ के साथ साउथ अमेरिका लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अकेला साउथ होता तो दा आ जाता। ठीक है, अकेला अमेरिका होता तो भी दा आ जाता, लेकिन यहाँ पे साउथ और अमेरिका दोनों है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रामायण इज ओवर इपिक, मतलब रामायण है वो हमारा एक के महाकाव्य है। तो जितने भी महाग्रंथ हैं, महाकाव्य है, धार्मिक ग्रंथ है, उनके पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके संदर्भ में भी हम रूल देख लेते हैं एक बार। यह है कि धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले द का प्रयोग है किया जाता है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मेरी राय है कि आप इस पीडीएफ से ये सारे रूल्स हैं वो लिखें, हाथ से लिखें। लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी आप चीज़ों को लिखोगे तो आपको लिखते लिखते ये चीज़ें याद हो जाएगी। अगर आप इसकी पीडीएफ निकाल के पढ़ोगे तो ये चीज़ें आपको 2 या 3 बार पढ़ने से भी याद नहीं होगी। लेकिन लिखना, मेरा अनुभव ये है कि जितना आप ज़्यादा लिखोगे उतनी जल्दी आप चीज़ों को समझ पाओगे और चीज़ें आपको जल्दी याद हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वो एक पेपर के क्वेश्चन है, ये अलग पेपर लगा था जो अगस्त में लगा था, उसमें भी 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, वाई आर यू लुकिंग एट स्काई। ठीक है, तो यहाँ मतलब जो चीज़ें अपने आप में यूनिक होती है, ठीक है, उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो स्काई है, वैसे प्राकृतिक जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त चीज़ें हैं उनके पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। तो अपने आप में स्काई एक यूनिक है। इसमें चाहे तो मतलब जैसे आप ले लो कि अर्थ हो, सन है, ठीक है, मून है, इनके पहले द का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इसके संदर्भ में हम रूल भी देख लेते हैं। ठीक है, ये देखो, द थिंग्स विच आर यूनिक इन द वर्ल्ड। ठीक है, जो चीज़ें अपने आप में एक हो, मतलब यूनिक हो, उनके पहले जैसे वे सब चीज़ें जो दुनिया में एक में हो के आगे द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, यहाँ द गैलेक्सी, द मार्स है, द ऑर्बिट है, द सैटेलाइट है, ईटीसी, मतलब इतनी सारी चीज़ों के पहले द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज, ठीक है, खालिस्तान फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग है वो पहला ऐसा आदमी था जिसने चंद्रमा पे कदम रखा। ठीक है, तो ये भी अपने आप में यूनिक है, एकमात्र है, तो यहाँ भी द का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसी घटना जो अपने आप में यूनिक होती है उसके पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। आपको एक बार मैं बेसिक नॉलेज और बता दूं कि आप देखो कि जो आर्टिकल है, आर्टिकल 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है, और एक होता है इंडेफिनेट, तो इनका मतलब ये होता है कि डेफिनेट मतलब जो निश्चित होता है, डेफिनेट का मीनिंग ये होता है जो निश्चित होता है, यूनिक होता है, एकमात्र होता है, जो पर्टिकुलर होता है। तो डेफिनेट में केवल द आता है। ठीक है, और इंडेफिनेट में आता है ए और एन। ठीक है, ए और एन। तो डेफिनेट आपको बेसिक सा एक ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ जो निश्चितता का भाव प्रकट कर रही है, वहाँ आप चाहे वो कोई भी रूल लगे या ना लगे, आपको अगर ये समझ में आ जाए, क्वेश्चन का जो सेंस देख के ये समझ में आ जाए कि यहाँ द है वो निश्चितता का भाव प्रकट कर रहा है, तो आप आसानी से वहाँ द का प्रयोग कर सकते हो। आपको कोई रूल याद हो या ना हो, आपको एक बार सेंटेंस का सेंस समझ में आ जाए कि ये डेफिनेट है या इनडेफिनेट, तो आप आसानी से आर्टिकल है वो सीख सकते हो। उसके लिए आपको किसी रूल की आवश्यकता नहीं होगी। तो हो सके आपको अगर ये पता चल जाए कि ये निश्चित है, मतलब निश्चितता का भाव यहाँ पे दिख रहा है हल्का सा, तो आप वहाँ द का प्रयोग कर सकते हो। इंडेफिनेट मतलब
जो अनिश्चित हो तो इसका तो पता लगाना मुश्किल है, लेकिन ए और ए एन ये हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ ही आते हैं। तो आप देख लेना कि ए और एन कहाँ पे आएंगे, ठीक है। आगे जैसे जैसे हमारे पास सामने आते जाएंगे क्वेश्चन, हम देखते जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमने कर लिया है, ठीक है। जो पर्वत श्रेणी के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। एक चीज़ ध्यान रहे कि जो पर्वत श्रेणी है वो प्लूरल में होनी चाहिए, जैसे द हिमालय है, ठीक है, द विंध्याज है, द आल्पस है। ये अगर ये सिंगुलर में होती तो यहाँ द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। जैसे ये देखो नीचे इसमें लिख भी रखा है कि जो चोटी पहाड़ एक वचन रूप में होते हैं उनका नाम के पहले द का प्रयोग है वो नहीं किया जाता, उनके नाम के पहले है द का प्रयोग है नहीं किया जाता। जैसे द माउंट एवरेस्ट, ठीक है, ये एक वचन में इसलिए इसके पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता, द माउंट आबू, ठीक है। द का यूज ज़्यादातर हमेशा अभी मैंने बताया कि बहुवचन के रूप में ही किया जाएगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ चीज़ें बहुवचन के रूप में देखी जाती है। जैसे यहाँ वेस्ट इंडीज़ है तो ये बहुवचन है लेकिन अपने आप में एक है, इसलिए द का प्रयोग हुआ है। अगर ये बहुवचन नहीं होता, केवल सिंगुलर होता जैसे सुमात्रा है, तो यहाँ द का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। बाकी जैसे जैसे हमारे सामने क्वेश्चन आते जाएंगे हम इनको सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमने देख लिया। अगस्त में जो एग्ज़ाम लगी थी उसके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। सितंबर में जो एग्ज़ाम लगी थी, सितंबर एलडीसी 2018, ठीक है, उसके जो क्वेश्चन है सितंबर में केवल एक एक क्वेश्चन देखने को मिले थे प्रत्येक पेपर में, ठीक है। कॉपर इज ए यूजफुल मेटल, ठीक है। अगर कॉपर के पहले हमें यहाँ पे खालिस्तान देता तो यहाँ पे जीरो आर्टिकल होता, ठीक है। वैसे देखने पे ऐसे लगता है कि यहाँ पे द आएगा, लेकिन जो भी चीज़ें अनकाउंटेबल नाउन होती है मोस्ट ऑफ वहाँ पे द का वो जीरो आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कॉपर, अब इज आ गया तो ये सिंगुलर है तो हमें ए या ए एन में से सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यूजफुल है, वैसे तो ये यू है, अंग्रेजी में ये सवर है, ठीक है। तो हम सवर को देख के यहाँ पे एन का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि हमें अंग्रेजी सवर को नहीं देखना है, हमें हिंदी सवर को देखना है। हिंदी वर्णमाला में जो स्वर है 16, ठीक है, उनको ही हमें फोकस में रखना है। तो एन कहाँ पे आएगा, एन कहाँ पे आएगा, जहाँ हिंदी वर्णमाला के स्वर आएंगे वहीं पे एन का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ यूजफुल है तो ये यू से शुरू हो रहा है तो ये एक व्यंजन है, तो यहाँ पे ए का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। कॉपर इज ए यूजफुल मेटल, आर्टिकल काफ़ी इजी है। हम इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट में जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद में जो आगे जो टफ चैप्टर है, ज़्यादातर स्टूडेंट को दिक्कत आती है वोकेब में। तो मैं खुद पिछले 5 सालों से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेरे पास वोकेब के बहुत शानदार मतलब कि जो चीज़ें कलेक्ट की हुई है, वोकेब के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और बार बार जो रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं, तो धीरे धीरे करके हम उनको भी साथ में देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाज लुकिंग फॉर ए न्यू जॉब, ठीक है। ये सिंपल है, जो अना है वो एक नई जॉब के लिए देख रही है, ठीक है, इसमें आएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, अभी जो हमने इतने बेसिक रूल पढ़ लिए, हम ये ए और एन और द इनका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं, लेकिन समस्या कहाँ आती है कि हम ये देखते हैं कि कौन सी जगह आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, तो वहाँ पे हमें थोड़ी दिक्कतें आती हैं। तो मैंने सारे रूल्स एक बार ले लिए हैं और इनके बाद में इनके क्वेश्चन भी है, तो आप इनको एक बार अपनी कॉपी में है वो लिख लीजिए। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दूंगा, वहाँ से आप देख देख के इनको लिखो। इनकी पीडीएफ मतलब निकालने से, हार्ड कॉपी निकालने से बेटर है कि आप इनको एक एक करके लिखो, ठीक है। एक बार मैं इनको हल्का हल्का देख लेता हूँ कि जैसे व्यक्ति मतलब कोई भी नाउन है, प्रॉपर नाउन है ना, मेन फोकस आप इस पर रखो, प्रॉपर नाउन है उसके पहले आर्टिकल नहीं लगता, ठीक है। जैसे किसी का नाम है, प्लेस है, थिंग्स है, ठीक है। जैसे यहाँ दे रखा है कि जैसे राम कपूर है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, जयपुर है, आयरन गोल्ड ईटीसी, ठीक है। इनके नाम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। जब जातिवाचक संज्ञाओं को उनके वृहत्तम रूप में प्रदर्शित किया जाता है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है, मतलब जातिवाचक संज्ञा हेल्थ इज वेल्थ और वर्च्यू इज ओवन रिवॉर्ड। वैसे देखा जाए तो इस तरीके का क्वेश्चन आज तक एग्जाम में नहीं आया है, और अगर मुझे नहीं लगता ऐसा आए, लेकिन फिर भी आप एक बार हल्का सा इनको ध्यान में रखो। जो पिछले सालों में आए हुए हैं अदर स्टेट में
सेंट्रल लेवल में और राजस्थान में, उन पे मैं मुख्य फोकस करके आपको बता दूंगा कि आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है। रूल नंबर 3 है बिफोर लैंग्वेज। ये मोस्ट है, हर दूसरे या तीसरे एग्जाम में आता रहता है कि भाषाओं के नाम के पहले और सब्जेक्ट के नाम के पहले, ठीक है, भाषाओं के नाम के पहले और सब्जेक्ट के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगाया जाता। ये मोस्ट रूल है, आप इसको अच्छे से देख लेना। ठीक है। संबंधवाचक शब्दों के आगे भी आर्टिकल है वो नहीं लगाया जाता। ये क्वेश्चन भी अभी तक तो एग्जाम में नहीं आया, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने अभी तक पूरी स्टडी करी है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे फ्रेजेज जिनमें कोई सकर्मक क्रिया हो वहाँ आर्टिकल नहीं लगता है। ठीक है। जो सकर्मक क्रिया होती है वहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। सकर्मक जिसमें कर्म हो, आपने हिंदी में पढ़ा होगा सकर्मक क्रिया। ठीक है। जैसे टू लीव बैटल पैलेस, टू सेट सेल, टू प्ले सेज। ठीक है। ये भी मेरे को अभी तक किसी एग्जाम में देखने को नहीं मिला है। अभी मैंने बताया भाषा के नाम के पहले और सब्जेक्ट के नाम के पहले ये मोस्ट है। तो आप विषयों के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगाया जाता। जैसे आई हैव नो इंटरेस्ट इन फिजिक्स, तो फिजिक्स के पहले नो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल। ठीक है। समस्या हमें यही आएगी कि आर्टिकल कौन सी जगह नहीं आएगा, आर्टिकल जीरो आर्टिकल कहाँ पे आएगा। ठीक है। ए एन दी तो हम यूज में कर सकते हैं, मतलब कि जो टूटे होने की संभावना है वो यहीं पे है, इसलिए मैंने इनके सारे रूल लिए हैं। नेक्स्ट है फेस्टिवल और ऋतुओं के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगाए जाते। जैसे दिवाली हो गया, ठीक है, और ये विंटर हो गया। इस तरीके से मतलब जो सीजन है और जो त्यौहार है उनके नाम के पहले भी कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। इंग्लिश में अपवाद बहुत है, तो आप मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जहाँ ये रूल इनका मतलब कि अपवाद भी मिलेंगे, लेकिन जिनमें अपवाद बहुत कम है वो हम मतलब मैं उन पे ज़्यादा फोकस करूँगा, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन में जो कन्फ्यूजन होने की संभावना है वो कम रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। दिन तथा महीनों के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगाया जाता। ठीक है। जैसे संडे हो गया, ठीक है, फर्स्ट मंथ के पहले द लगा है, लेकिन ये जनवरी की बात चल रही है यहाँ पे। फर्स्ट मंथ अपने आप में यूनिक हो गया, लेकिन जनवरी की बात चल रही है, तो जनवरी के पहले भी कोई आर्टिकल नहीं है और संडे के पहले भी कोई आर्टिकल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। बीमारियों के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगाया जाता। ये मोस्ट है, ये पिछले एग्जाम में आया हुआ भी है। बीमारियों के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगाया जाता। जैसे ही इज सफरिंग फ्रॉम स्मॉल पॉक्स, ठीक है, सी डाइड ऑफ कोलेरा। ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ जो कोलेरा है और स्मॉल पॉक्स है, यहाँ कोई आर्टिकल नहीं है। ठीक है। एक चीज़ मैं और बता दूँ, अगर कोई किसी बीमारी के कारण मरता है तो वहाँ पे ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। ये भी हम आगे जब प्रीपोजिशन की बात आएगी तब देख लेंगे। लेकिन आर्टिकल द लगता है, यहाँ लिख रखा है कि कुछ बीमारियों के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द प्लेग, द मीजल्स, द मम्स, द गोट्स। हम कैसे पता करेंगे कि कहाँ तो किस बीमारियों के पहले तो द लगता है? तो इसका साथ सीधा सा ये है कि जो बीमारी बड़े पैमाने पे फैली हुई है या फिर जो काफ़ी परेशान की हुई है, जिसका मतलब कि वैज्ञानिकों को अभी तक जिसका कोई इलाज नहीं मिला, तो वो अपने आप में अलग हो जाती है, मतलब डेफिनेट हो जाती है, यूनिक हो जाती है, पर्टिकुलर हो जाती है। तो वहाँ हमें जैसे कोविड है अभी, तो कोविड के पहले द का प्रयोग होगा। कैंसर है, कैंसर के पहले द का प्रयोग होगा। एड्स है तो यहाँ भी द का प्रयोग होगा, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी फैल गई है और मतलब यूनिक हो गई है, काफ़ी चर्चा हो गई है, तो इनके पहले द का प्रयोग, तो द प्लेग उस टाइम पे काफ़ी फैला होगा, तो इसके लिए द का प्रयोग किया जाएगा। बाकी जो नॉर्मल बीमारियां होती हैं उनके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग है वो नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन ये एग्जाम में रिपीट हुआ है, सेम टू सेम, ये दोबारा भी आ सकता है, तो आप इन पर फोकस रखो। बाकी जो बड़े पैमाने पे जो बीमारी है उनके पहले द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। खेल कूद के नामों के पहले भी, रूल नंबर 10, खेल कूद के नामों के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। ठीक है। ये मोस्ट है, इसके बारे में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि आई प्ले बैडमिंटन, सी डज नॉट लाइक टेनिस। ठीक है। तो खेल कूद के नाम के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग है वो नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं। भोजन सामग्री के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। ये भी मोस्ट है, ये सबसे ज़्यादा आया हुआ है। आज तक के एग्जाम में मैंने ये देखा है कि हर दूसरे एग्जाम में ये अगर जीरो आर्टिकल का क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है। आई लाइक ब्रेड एंड बटर, तो ब्रेड एंड बटर खाद्य सामग्री हो गई, तो यहाँ इसका आर्टिकल का जो प्रयोग है वो नहीं किया जाएगा। ठीक है। इज देयर चिकन इन द मेनू, ठीक है, चिकन खाद्य सामग्री है, मतलब यहाँ खाने के बारे में पूछा है, मेनू खाने के बारे में पूछा है, तो ये
खाद्य सामग्री होगी तो यहाँ भी कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जैसे लंच डिनर ब्रेकफास्ट है, ये भी मतलब कि खाने से संबंधित है, तो यहाँ भी आर्टिकल का प्रयोग है वो नहीं किया जाएगा। आगे रूल आएगा तो ठीक है, नहीं तो आप अभी लिख लो। लंच है, ब्रेकफास्ट है और डिनर है, ठीक है। लंच ब्रेकफास्ट डिनर है, इनके पहले भी जीरो आर्टिकल का यूज होता है। रैंक ऑफ या टाइटल ऑफ के बाद आने वाली नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगाया जाता। जैसे किसी का कोई नाम है, टाइटल है, जैसे नवाब, मेजर, तो इनके पहले कोई आर्टिकल है वो नहीं आएगा, ठीक है। ये अभी तक तो आया नहीं, फिर भी आप एक बार इनको ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। स्कूल, चर्च, कॉलेज, हॉस्पिटल, प्रिजन, कोर्ट और बेड का प्रयोग मौलिक उद्देश्य से हो तो इनके पहले आर्टिकल नहीं लगाया जाता। मौलिक उद्देश्य मतलब जैसे स्कूल कोई आदमी किस लिए जाता है, वो उसी पर्पज से जाता है, तो उसका वो आर्टिकल है वहाँ पे नहीं लगाया जाता। जैसे ही गोज़ टू स्कूल डेली, ठीक है, वह स्कूल जाता है डेली, तो डेली या तो टीचर जाएगा या कोई स्टूडेंट जाएगा, तो मतलब टीचर और स्टूडेंट उसी उद्देश्य से जाएंगे जिस उद्देश्य से स्कूल उनको जाना चाहिए। तो यहाँ आर्टिकल का प्रयोग, स्कूल के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर जैसे कोई गार्जियंस है वो स्कूल जाए तो यहाँ मतलब द का प्रयोग हो जाएगा। जैसे कोई गार्जियंस है या कोई अदर व्यक्ति है जो केवल एक ही बार स्कूल जाता है या फिर बहुत कम स्कूल जाता है, तो उसके लिए द का प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से जैसे चर्च है, तो चर्च में या तो पूजा करने के लिए कोई जाएगा तो उसके संदर्भ में हमें क्वेश्चन में कोई ना कोई क्लू मिल जाएगा कि ये पर्टिकुलर वाला जाने वाला है या कोई अवसर पे ही कोई जाने वाला है। कॉलेज में भी वो या तो स्टूडेंट या टीचर, हॉस्पिटल में या तो मरीज जाएगा या डॉक्टर जाएगा, तो आप देख लेना सेंटेंस में या तो आपको मरीज दिखेगा या डॉक्टर दिखेगा। और प्रिजनर मतलब प्रिजन मतलब जेल, कोर्ट में या तो जज है या वकील है या फिर जो क्रिमिनल है। और बेड में मतलब हम सोने के उद्देश्य से अगर जाएँ तो मतलब द का प्रयोग है वो नहीं होगा। जैसे जैसे यहाँ पे देखो, द इंजर्ड बॉय वाज सेंट टू हॉस्पिटल, ठीक है, तो मतलब इंजर्ड मतलब ये रोगी हो गया, पेशेंट हो गया, तो पेशेंट ही हॉस्पिटल जाएगा, तो यहाँ भी आर्टिकल का प्रयोग है वो नहीं हो रहा, ठीक है। इस तरीके से आप इन चीज़ों को भी ध्यान में रखो, ये भी आए हुए हैं एग्जाम में एक आध बार। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अदर जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं उनको देख लेते हैं एक बार। ये राजस्थान हाईकोर्ट LDC 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, ठीक है, जो रोम है वो एक दिन में नहीं बना, ये एक फ्रेज है, ठीक है। अपन हिंदी में इसकी बात करें तो हम बोलते हैं कि हथेली में सरसों नहीं उगती, ठीक है। तो ये तो हमें रटने की चीज़ें हैं, जो फ्रेजेज होती है। जो पिछली बार 2016 में वीडियो का पेपर लगा था उसमें भी इसी तरीके का एक आया था जिसमें फर्स्ट लाइन एक फ्रेज आई थी। तो आप ये तो प्रैक्टिस से ही कर पाओगे, आपको मतलब कुछ फ्रेजेज है वो थोड़ी थोड़ी याद होनी चाहिए, और बाकी मतलब विदाउट जो रूल्स हैं उनके बारे में आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज़ें आपको आने लग जाएगी, ठीक है। तो ये एक मतलब कहावत है कि हथेली में सरसों नहीं उगती हिंदी में, और अंग्रेजी में रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, ठीक है। तो यहाँ ए आ जाएगा, ठीक है, ये फिक्स है, यहाँ ए आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, डू यू टेक शुगर इन योर कॉफ़ी। अभी मैंने बताया कि खाद्य सामग्री के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, तो यहाँ नो आर्टिकल, खाद्य पदार्थ है शुगर, ठीक है, तो यहाँ कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये PDF है, उसमें से आप ऐसे करना कि ये कुछ क्वेश्चन है मतलब कि जो जीरो आर्टिकल से संबंधित है और आर्टिकल से संबंधित भी है। ये 14 क्वेश्चन है, आप इनको सोल्व करना और अपने जो आंसर्स हैं वो लिख के रख लेना। अगले वीडियो में मैं इनका मतलब कि डिटेल सॉल्यूशन करवा दूंगा। PDF से आप इसको देख के एक बार इनका सॉल्यूशन कर लेना। अगर इसमें से आपके 8 या 9 क्वेश्चन सही है तो आप मान के चलो कि आपके आर्टिकल में क्वेश्चन है वो गलत होने की संभावना बिल्कुल 0 के बराबर है, ठीक है। ये 14 क्वेश्चन है, आप इनको एक बार प्रैक्टिस करो, इनके आंसर लिख के रखो। कल मैं दोबारा जब वीडियो लाऊंगा तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये कुछ स्टेनोग्राफर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ही ईट्स ए लॉट ऑफ मीट, तो मीट अभी जो मैंने बताया कि ये खाद्य सामग्री है और खाद्य सामग्री के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, तो यहाँ पे नो आर्टिकल,
ठीक है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है, यहाँ पे ए आ जाएगा, ए लॉन्ग टाइम। ये टाइम मतलब एक यूनिट की बात हो रही है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। और वैसे तो अनकाउंटेबल समय है, इसको काउंट किया जा सकता है, मतलब एक लंबा टाइम हो गया, एक ग्रुप हो गया टाइम का, मतलब एक यूनिट हो गया, तो यहाँ एक का प्रयोग किया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, लेट्स प्ले वॉलीबॉल। अभी हमने बात करी थी कि जो खेल है, खेल कूद, खेल के नाम के पहले जैसे टेनिस है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, इनके नाम के पहले भी कोई आर्टिकल का प्रयोग है वो नहीं किया जाता, ठीक है। तो यहाँ नो आर्टिकल आएगा, ठीक है, नो आर्टिकल यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सारा इज एक्सीलेंट टीचर। तो सारा एक्सीलेंट मतलब ई, एक्सीलेंट मतलब ऐसे ऐसे लिखा जाता है, ये हिंदी वाला स्वर आ गया, तो यहाँ पे एन का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, एन एक्सीलेंट टीचर, ठीक है। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो कालिदास मतलब कि प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है, शेक्सपियर प्रॉपर नाउन हो गया, तो यहाँ पे द का प्रयोग किया जाएगा। प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा अपने आप में एक हो, यूनिक हो, तो वहाँ द का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको कुछ एक चीज़ें और बता देता हूँ जहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, जैसे मतलब जो एन होता है, यहाँ पे भी थोड़ी भी कन्फ्यूजन कहाँ होती है, जैसे हम देखते हैं कि एमपी, ठीक है, एमपी के पहले तो ये एमपी मतलब ऐसे आएगा, ठीक है, एमपी वैसे सबको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता दूं, तो यहाँ पे ये ए से शुरू होगा तो ये स्वर हो गया, तो यहाँ पे एन एम पी आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे एन एम पी आएगा। इसी तरीके से आप जैसे यूएसए देखो, ठीक है, यूएसए लिखो, यूएसए, ठीक है, यूएसए लिखो, तो यहाँ पे यू है वो यू इस तरीके से लिखेगा, यूएसए, तो ये स्वर हो गया, यहाँ पे ए आएगा, ठीक है। ऐसा मत सोच लेना कि अंग्रेजी वो हिंदी वाला अंग्रेजी वाला स्वर है, यू वैसे तो अंग्रेजी में स्वर काउंट होता है, लेकिन हिंदी में अगर इसकी बात करें तो ये हिंदी वर्णमाला में ये व्यंजन के रूप में काम में आएगा, ये इस तरीके से लिखा जाएगा, तो यहाँ पे ए का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जहाँ जहाँ कन्फ्यूजन होती है, जैसे यूनिवर्सिटी है, ठीक है, यूनिवर्सिटी के नाम के पहले दिक्कत होती है, और मतलब यूनिवर्सिटी है, और भी जैसे यूनिक है, ठीक है, यूनिक, इन नाम के पहले ए का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जो जो कन्फ्यूजन की चीज़ें हैं वो मैंने बता दी है। इसके अलावा अगर कोई चीज़ छूट गई है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आर्टिकल हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इसी तरीके से मैं 1 बाय 1 करके पहले छोटे छोटे चैप्टर हैं उनको निपटा लेते हैं, इसके बाद में जो बड़े चैप्टर हैं उनको हम धीरे धीरे करके देख लेंगे। पिछली बार को मुख्य फोकस मान के हम लगातार स्टडी करेंगे। जिस टॉपिक से जितने ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं हम उसको उतना ही ज़्यादा फोकस करके पढ़ेंगे। मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर स्टूडेंट को वोकेब में दिक्कत है, तो उसके पास भी मेरे पास बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स हैं और बहुत सारे ऐसे अच्छे सेलेक्टेड वोकेब है जो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। बार बार वही रिपीट होते हैं, थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और भी बहुत सारी चीज़ें जो मेरे पास आज तक जो मैंने कलेक्ट की है वो सारी मैं आपको 1 बाय 1 करके या तो टेलीग्राम पे या जो चीज़ें मतलब पढ़ने की है वो हम यूट्यूब पे हम देख लेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। मुख्य फोकस मेरा यही है कि कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें उपलब्ध कराना। धन्यवाद।